यह बात बहुत समय पहले की है। देवपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। और जिनके पास खेत नहीं था वह बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों पर काम करते थे। इस गांव में सुरजीत नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे ना लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता था। इसी गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसीलिए वह सेठ सुरजीत के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। किशन बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता पिता और उसकी पत्नी रीता थी। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उस सुरजीत सेठ के घर से काम छोड़कर आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? वह सुरजीत एक नंबर का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पर क्या देता है? ठेंगा। नहीं रीता, इसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर हम यह जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। हाँ, हाँ, उनकी वजह से तो रोज हमारे घर में पूरी पकवान बनते हैं। जाइए, अपने सेठ जी के पास जाइए। किशन सुरजीत सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे किशन, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, वहां बस 5 मिनट ही देर संगीत हुआ। साहब जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना? बिना कुछ गिरवी रखे मैं उधार बिल्कुल नहीं दूंगा। जी सेठ जी, मैं अपनी पत्नी का यह चांदी का कड़ा गिरवी रखने के लिए लाया हूँ। हाँ, ठीक कह देता हूँ। तनिक रुक। सुरजीत चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। कुछ दिनों बाद अरे गोपाल, जरा पता तो कर, आखिर यह गांव के लोगों को क्या हो गया है? इन्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? साहब जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है और आजकल गांव के लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। और सुना है कि वह सेठ बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार देता है। अगले दिन सुरजीत उस नए सेठ बलराम के घर पहुंच जाता है। जब सुरजीत बलराम के घर पहुंचता है तो वह वहां देखता है कि उसका घर तो सुरजीत से भी ज्यादा सुंदर था। सुरजीत को मन ही मन उस बलराम से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई बलराम, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो, और वह भी बिना कुछ गिरवी रखे, और ब्याज भी नहीं लेते। हाँ भाई, अब इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा। अरे बलराम, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए ना, तो कल यह तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाऊं और क्या चाहिए, हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अरे भाई, यह पुण्य तुम्हें ही कमाना है। मैं यह पुण्य कहीं और से कमा लूंगा। इतना कहकर सुरजीत वहां से चुपचाप खिसक लेता है। बलराम के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले बलराम का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ सुरजीत घर आ जाता है और वह सारी रात बलराम के घर के बारे में ही सोचता है। ऐसा सोचकर सुरजीत के मन में एक विचार आता है और वह रात के समय चुपके से किशन के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुरा करके पहन लेता है। ऐसा करके सुरजीत चुपके से बलराम के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जेवर चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह जब बलराम की आंख खुलती है तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। ना जाने कौन कमबख्त रात को चोरी से आया और घर का सारा पैसा और जेवर चुरा ले गया। थोड़ी देर में बलराम के घर पर पुलिस भी आ जाती है।
और बलराम उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है, मगर पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता। किसी को कुछ पता नहीं होता। एक हफ्ते बाद जब पुलिस वापस बलराम के घर आती है तो वह बताती है। जी, अभी तक कोई भी साबूत बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम जल्दी चोरों का पता लगा लेंगे। आखिर आपके घर चोरी करने की हिम्मत किसने की? तभी पुलिस की नजर बलराम के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और वो बलराम से पूछता है। यह क्या है? वह मेरा बेटा अंश है ना, उसी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे घर में यह कैमरा लगाया था। कह रहा था शहरों में बहुत कैमरे लगाए जाते हैं, इसलिए हम भी अपने घर में कैमरे लगाए। हम इस कैमरे की मदद से चोर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि चोरी तो आपके घर 1 हफ्ते पहले हुई है और कैमरे का सेटलमेंट आपके घर 2 हफ्ते पहले हुआ है ना, तो इसमें वह चोर पक्का दिख जाएगा। पुलिस कैमरे में देखती है कि कोई आदमी घर में घुस रहा है और सारा पैसा और जेवर लेकर चुपके से निकल जाता है। जब उस कपड़े की तलाश होती है तो पता चलता है कि वह कपड़ा एक किशन नाम के व्यक्ति का है। पुलिस किशन के घर में पहुंच जाती है और किशन को पकड़ लेती है। क्यों रे? तूने बलराम के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत! नहीं साहब जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं। अच्छा, तूने चोरी नहीं की? तो 1 हफ्ते पहले तू बलराम के घर में क्यों घुसा था? आधी रात को? सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है। कैसे तू उनके घर में घुसा और कैसे तू सारे पैसे और जेवर चुरा कर भाग गया? पर सर जी, मेरे पास तो कोई पैसे और जेवर नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं। तू ऐसा सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसे हवालात। वहां कुछ दिन सड़ेगा तो खुद सच बोल देगा। पुलिस किशन को पकड़ हवालात में बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ किशन की पत्नी और माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या हो गया। किशन की पत्नी रीता किशन से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर किशन से बात करती है। जी, मुझे यह पता है कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं, मगर मैं एक बार यह आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। रीता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारी कसम, मैंने चोरी नहीं की है। रीता पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। अगर वह कह रहे हैं कि चोरी नहीं की है, तो चोरी नहीं की होगी। लेकिन पुलिस क्यों कह रही है कि कैमरे में उसे चोरी करते देखा? मुझे एक बार सीसीटीवी कैमरे को फिर से देखना ही होगा। बलराम के घर पर जाती है और एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। बलराम भला इंसान था। वह उसकी इस बात की सहमति जताते हुए सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में रीता तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो किशन के ही हैं, पर यह इंसान किशन नहीं है। रीता एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है। तभी रीता की नजर उस व्यक्ति के हाथ पर जाती है जिसने एक सोने की घड़ी पहन रखी थी। रीता कुछ सोचती है। जहां तक सवाल है हमारे गांव में रहने वाले आम लोगों का, तो उनकी इतनी अच्छी आमदनी नहीं है कि वह सोने की घड़ी खरीद सके। या तो जमींदार जी के पास होगी, या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। और हमारे गांव में जो जमींदार है, वह आजकल काम के सिलसिले में दूसरे गांव में गए हैं। तो गांव में बचे सेठ सुरजीत। हाँ, वह एक नंबर का लालची आदमी है। जाते जाते रीता सुरजीत के घर पहुंच जाती है और वहां पर जब उसकी नजर सुरजीत के हाथ पर पड़ती है तो उसने देखा कि सुरजीत ने वही सोने की घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहन रखी थी। रीता समझ जाती है कि सुरजीत ही वह व्यक्ति है जिसने बलराम साहब के घर से चोरी की। रीता को देख सुरजीत उससे पूछता है। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तेरा पति तो चोर निकला। अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोले चली गई तो इस सुरजीत को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वह साहब जी, मुझे काम चाहिए था। कृपया आप मुझे थोड़े दिन के लिए काम पर रख लें। मैं तुझे
अपने यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। तुम्हारा पति तो चोर है, तुम भी चुरा लोगे। कुछ ना कुछ जा, यहाँ से चली जा। रीता तो यही सुनने का इंतजार कर रही थी कि सुरजीत अपने आप ही उसे अपने यहाँ से भगा दे। रीता निराश होने का नाटक करके चुपचाप वहां से चली जाती है और रीता पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर वह सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस सुरजीत के घर पहुंच जाती है और वहां पर वही घड़ी देखती है जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहनी थी। पुलिस सब समझ जाती है और सुरजीत को पकड़ कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बलराम भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस सुरजीत को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और किशन को रिहा कर देती है। क्या किशन बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं सच्चाई को समझ नहीं पाया। मुझे भी यही लगा कि तुमने ही मेरे घर पर चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो दाद देनी होगी। तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं था। शुरू से ही कह रही थी कि मेरे पति ने चोरी नहीं की। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहानी थी। मुझे मेरे घर पर साफ सफाई और देखने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो तुम कल से मेरे घर आ सकते हो। और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तुम्हें सुरजीत से भी अच्छी सैलरी दूंगा। इस तरह किशन बलराम के यहाँ पर काम करने लगता है और बलराम उसको काफी अच्छी सैलरी देता है, जिससे उसके घर का गुजारा काफी अच्छे तरीके से हो जाया करता था।